Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Asim Shkil and I am here to teach you grade 10th physics. So कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो है रिपल टैंक, आर्टिकल नंबर 10.5 रिपल टैंक. तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. It is an apparatus which is used to produce waves and to study their properties. तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा apparatus है जिसके थ्रू हम वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्दर अगेन उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर सकते हैं. तो ये सब कैसे होता है, आइए हम इसकी कंस्ट्रक्शन पर आते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसकी कंस्ट्रक्शन पर आते हैं. इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे विद ग्लास बॉटम. रेक्टेंगुलर ट्रे, ये देखें स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये इसकी रेक्टेंगुलर ट्रे है और विद ग्लास बॉटम. तो स्टूडेंट्स, ग्लास बॉटम का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर ट्रे है ये ग्लास की बनी होती है. क्यों? क्योंकि हमने इसके बॉटम पर किसी भी पेपर या शीट पर जो इमेज डेवलप करना होता है, इसलिए हम ग्लास बॉटम सरफेस यूज कर सकते हैं. और ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्लेस रखी जाती है, यानी कि हाफ मीटर सरफेस अबव द टेबल, यानी कि ये टेबल से हाफ मीटर सरफेस अबव रखी जाती है. तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, द वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर विच इज फिक्स्ड ऑन अ वुडन बार. अब इस बात का क्या मतलब है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वुडन बार है, इसके अबव हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर अटैच कर दी जो क्या काम करती है, एक वाइब्रेटर के थ्रू ये एक्ट करती है. स्टूडेंट्स, ये जो मोटर है वुडन बार के अबव हमने अटैच की हुई. तो स्टूडेंट्स, इसकी कंस्ट्रक्शन का लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द प्लेट इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ रबर बैंड, यानी कि जो प्लेट है हमारे पास वो सस्पेंड की जाती है, हैंग की जाती है बाय मींस ऑफ रबर बैंड, यानी कि रबर बैंड के साथ ये अटैच की जाती है, हैंग की जाती है. एंड इट्स लोअर एंड जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि इसका जो लोअर एंड है वो टच कर रहा होता है सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की सरफेस के साथ. ये देखें स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जो प्लेट है वो हैंग की गई है बाय मींस ऑफ रबर बैंड एंड इट्स लोअर एंड जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर. ये वही पॉइंट है जो मैंने प्रीवियस रिपीट कर दिया. अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये देखें स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखें, ये जो प्लेट है इसका एक सरफेस जो है वो वाटर की सरफेस को टच कर रहा है. तो आई होप आपको इसकी कंस्ट्रक्शन की अच्छे तरीके से समझ आ गई है. नेक्स्ट इसकी जनरेशन है कि यानी कि वेव्स जो जनरेट होती हैं वो किस फिनोमेना के थ्रू जनरेट होती हैं. तो आए उसको डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी वर्किंग में स्टेप आता है हमारे पास जनरेशन ऑफ स्टेट वेव्स. स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल टॉपिक है. हमने सिर्फ और सिर्फ वेव्स का प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस के आगे जो टॉपिक है वेव्स, वो वेव्स की डेफिनेशन क्या है और वेव्स की एग्जांपल्स को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि वेव्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ पर काम आती हैं, कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, और जैसे ही हम कोई स्टोन पानी में फेंके तो वो कैसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. तो इसी तरह स्टूडेंट्स, हम रिपल टैंक को इस्तेमाल करते हुए जनरेशन ऑफ स्टेट वेव्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्टेट वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जनरेट होंगी बाय मीन्स ऑफ रिपल टैंक. तो इसमें यह है स्टूडेंट, जब हम वाइब्रेटर को ऑन करेंगे हमारे पास जो प्लेट होगी वो स्टार्ट होगी विद द वाइब्रेटिंग, यानी कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी. एंड स्टेट वेव्स आर जनरेटेड ऑन द वाटर सरफेस, और जो वाटर की सरफेस है वहां पर स्टेट वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी. कैसे? ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इल्यूमिनेशन है, यानी कि बल्ब हमने अटैच किया हुआ है. ये हमारे पास जब हम फिनोमेना परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये हमारे पास पावर सप्लाई है. जब हम वाइब्रेटर को ऑन करते हैं स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, जब हम वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, ये जो हमारे पास प्लेट है ये स्टार्ट करना शुरू कर देती है वाइब्रेटिंग, यानी कि वाइब्रेट आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है. और ये जो वाटर सरफेस है ये आपको दिखाई दे रहेगा ब्लू में, जो हमारे पास उसने स्क्रीन पर शो करवाया है, ये हमारे पास वाटर सरफेस पर वेव्स जनरेट हो रही हैं. किस लिहाज से?
स्टेट वेव्स। अब ये देखें, आपको गौर से नजर दौड़ाएं तो आपको पता लगेगा, मालूम होगा कि ये जो ब्लू में नजर आ रही हैं आपको, ये वेव्स हैं। अब इसका जो पैटर्न है वो हमें कैसे पता चलेगा? हमने नीचे एक पेपर या शीट रखी हुई है ऑन द बिलो द सरफेस ऑफ टेबल, जो हमें ये बताती है कि वेव पैटर्न जो है ऑन अ व्यूइंग स्क्रीन और अ टेबल, यानी कि टेबल और व्यूइंग स्क्रीन हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जनरेटेड स्टेट वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इससे पता चलता है कि जब हम वाइब्रेटर ऑन करते हैं तो प्लेट स्टार्ट करना मूव कर देती है, यानी कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, और ऑन द वाटर सरफेस वेव्स जो हैं वो स्टेट वेव्स जनरेट कर देती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई है कि रिपल टैंक के थ्रू हम वेव्स को स्टेट वेव्स कैसे जनरेट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां तक डिस्कस कर लिया कि वेव्स हमारे पास जनरेट हो रही हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज स्ट्रेट, कर्व्ड, यानी कि किस पैटर्न से ये प्रोड्यूस हो रही हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक बल्ब जो है वो अटैच कर देना है। ये बल्ब का फंक्शन क्या है? इसकी जो लाइट है ये वाटर सरफेस में से पास आउट कर जाएगी, और बिलो द बॉटम ऑफ सरफेस जो है हमारे पास, यहां पर हमने जो पेज रखा हुआ है या पेपर रखा हुआ है, ये एक इमेज डेवलप करती है यहां पर आकर, जो हमें ये बताती है कि वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। तो हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि जैसे ही ये लाइट फॉल करेगी ऑन द प्लेट, यानी कि वाटर सरफेस पर, तो ये एक इमेज डेवलप करेगी यहां पर, यानी कि ये जो पेज है। ठीक है, हमने यहां तक तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि जब ये लाइट किसी भी वाटर सरफेस पर एक्ट करती है, किसी भी प्लेट पर एक्ट करती है, तो जहां ये प्रोड्यूस होती हैं वेव्स, वहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहां पर जो इसका कंप्रेशन पार्ट होगा, वहां पर कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूस होगा, यानी कि स्टूडेंट्स इसका जो कंप्रेशन पार्ट होगा वो एक्ट करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो जब लाइट फॉल करेगी तो वो कन्वर्ज होकर हमें इमेज दिखाई देगी। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि यहां पर हमारे पास रियर फ्रैक्शन और कंप्रेशन दोनों मौजूद होंगे। तो जो इसका कंप्रेशन पार्ट होगा उसमें से जब लाइट एक्ट करेगी, यानी कि वो कंप्रेशन पार्ट जो होगा उसका एक्ट करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस। पहले तो इतनी बात समझ लें, ठीक है जी। जब लाइट उसमें से पास करेगी, ये जो आपको ब्राइट लाइंस शो हो रही हैं, ये बेसिकली उन वेव्स के कंप्रेशन पार्ट से स्ट्राइक करके शो हो रही हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि जब लाइट पास करेगी, इस पर फॉल करेगी, तो ये जो हमारे पास मिरर है यानी कि प्लेट है, ये इसमें से पास आउट होके ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है। ये उन कंप्रेशन पार्ट्स में से स्ट्राइक होकर आपको ये इमेज शो हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जैसे यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्रेशन पार्ट होंगे, बेसिकली यहां पर रेयर फ्रैक्शन पार्ट भी होंगे, और जो रेयर फ्रैक्शन पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, इनके दरमियान हमारे पास रेयर फ्रैक्शन पार्ट में से बेसिकली जब लाइट फॉल करती है तो ये डाइवर्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एज अ एक्ट करता है रेयर फ्रैक्शन डाइवर्जिंग लेंस। स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जब ये पेपर शीट में से पास नहीं करेंगी तो आपको स्टेट वेव्स दिखाई देंगी, यानी कि डार्क इमेज शो हो जाएगा। कंप्रेशन पार्ट हमें शो करवाता है कि यानी कि ये स्टेट वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं, और डाइवर्ज यानी कि जब लाइट ही नहीं पास होगी तो हमारे पास कोई पार्ट नहीं शो होगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन पार्ट का रोल है, और हम ये कह सकते हैं कि ये एज अ वेव्स पैटर्न ऑफ विंग्स ऑन टेबल, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेट वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है रिपल टैंक। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई है। इस कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ दो बातें हैं, एज अ कंप्रेशन और एज अ रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस, और वाइल रेयर फ्रैक्शन जो है वो डाइवर्जिंग लेंस एक्ट कर रहा है। कंप्रेशन में से लाइट पास होकर इमेज बनाएगी, जबकि अपना रेयर फ्रैक्शन जो है उसमें से लाइट पास आउट नहीं होगी और इमेज ही नहीं बनाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये जो स्टेट लाइंस आपको शो हो रही हैं, ये एज अ एक्ट की हैं कन्वर्जिंग लेंस, और दैट्स वाई स्टेट वेव्स जनरेटेड इन दिस रिपल टैंक मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप जनरेशन ऑफ सर्कुलर वेव्स, यानी कि सर्कुलर वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि हमने जनरेट करवाया स्टेट वेव्स को जनरेट करवाया। अब स्टूडेंट्स यहां पर लिखा गया है कि वाइब्रेटिंग बार इज रेज्ड अप एंड अ नोब इज अटैच्ड विच इज लोअर्ड, यानी कि इन सच अ वे दैट इट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर। अब इस बात का क्या मतलब है कि जब हम वाइब्रेटिंग बार को, पहले तो ये बात समझ लें स्टूडेंट्स, वाइब्रेटिंग बार को हमने थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा रेज अप कर लेना है, ठीक है जी। एंड अ नॉब इज अटैच्ड
विच इज लोअर्ड, यानी कि एक नॉब को हमने अटैच कर देना है। और ये कैसे अटैच करेंगे, इसकी जो सरफेस है वो टच करे सरफेस ऑफ वाटर को। क्लियर स्टूडेंट्स, जब हम वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो हमारे पास सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब इस फिनोमेना को परफॉर्म करवाने के लिए सेम मेथड हमारे पास रिपल टैंक चाहिए, ठीक है जी, और इसका प्रोसेस भी सेम है, यानी कि हम तो स्टूडेंट्स सेम वही बात, वही प्रोसेस, वही हमारे पास फिनोमेना कि ये जो हमारे पास एक हमने बल्ब अटैच करवाया, जब इसकी लाइट पास करेगी, फॉल करेगी इस प्लेट पर, तो ये फर्दर जब कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बनेंगे, जब स्टूडेंट्स हमारे पास एक इमेज शो, यानी कि इमेज शो हो जाएगा, इमेज बन जाएगा उस लाइट की वजह से, ये हमारे पास ब्राइट और डार्क लाइंस शो होंगी। तो वही बात, जब ब्राइट लाइंस शो होंगी तो वो हमारे पास कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन एज अ कन्वर्जिंग लेंस एक्ट करता है। और जो हमारे पास डार्क लाइन है वो एज अ डाइवर्जिंग लेंस एक्ट करती हैं। वो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ कि जब लाइट फॉल होगी इस प्लेट पर तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे पास इमेज प्रोड्यूस हुआ है ये कैसे हुआ है, बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो हमारे पास इमेज है ये बेसिकली एक हाई कैमरा से लिया गया है, एक हाई कैमरा से लिया गया है। तो बेसिकली अमूमन जब हम वेव्स का जो फिनोमेना परफॉर्म करवाते हैं तो वेव्स इतनी हाई स्पीड से मूव करती हैं कि हम इसको नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी कि इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत मुश्किल होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस कंसेप्ट का समझ आ गया होगा कि जिस तरह हमने स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करवाई उसी तरह मैंने आपको सर्कुलर वेव्स का फिनोमेना भी बता दिया। ये दोनों मेथड सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इससे हमारे पास, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे पास वेव्स। अब वेव्स की प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स होता है और डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की, जो हमने पीछे रिपल टैंक को डिस्कस किया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को वेव्स की डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, देन सेकंड प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, देन लास्ट वन जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है हमारे पास, अमूमन स्टूडेंट्स से आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, they bounce back into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of refraction. This phenomena is called students हमारे पास reflection of waves। अब ये students आपको मैंने definition बता दी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये आप स्क्रीन पर एक आपको image शो हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि जब हमारे पास एक वेव्स इन वन मीडियम हमारे पास फॉल कर रही है, सबसे पहले हमने एक ऑब्स्टेकल प्लेस करवा देना है। उसको किस तरह प्लेस करवाना है कि जब इन वन मीडियम में से हमारे पास लाइट या वेव हमारे पास फॉल कर रही है उस ऑब्स्टेकल पर, वो जब बाउंस बैक होगी तो वो जिस एंगल से कमिंग पोजीशन पर आ रही है उसी एंगल से बाउंसिंग पोजीशन पर वापस चली जाए, यानी कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाए। तब हम उस फिनोमेना उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास लाइट रेज यानी कि वेव्स जो हैं वो फॉल कर रही हैं एक ऑब्स्टेकल पर। जब वो फॉल कर रही हैं जिस एंगल्स के साथ वो, जिस पोजीशन के साथ वो कमिंग पोजीशन पर आ रही हैं, ऑब्स्टेकल पर फॉल करने के बाद वो उसी एंगल से बाउंस बैक हो रही हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो इसको हम कहते हैं किसी भी वेव की रिफ्लेक्शन, यानी कि एक वेव जब आए और हिट करके वापस चली जाए उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम जो मैंने आपको ऊपर शो करवाई इससे भी अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि वेव की रिफ्लेक्शन क्या होती है। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टी इसकी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसमें स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि व्हेन वेव्स मूव्स फ्रॉम वन मीडियम इंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, यानी कि बात वही चल रही है जो हमने रिफ्लेक्शन वाली पढ़ी थी, लेकिन अब थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। कह रहा है जी कि देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में चेंज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये आर से रिफ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान से रखना है, ठीक है जी। अच्छा, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रही है
उसमें आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास एक लाइट रेज यानी कि वेव जो है वो फॉल कर रही है किसी भी ऑब्स्टेकल पर, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जब वो लाइट रेज फॉल करे भी किसी भी ऑब्स्टेकल पर, जब वो बाउंस बैक हो जाए उसी एंगल पर, उसको हम कहते हैं कि ये लाइट वेव जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या है कि जब डायग्राम की तरफ आप देखें, जब लाइट रेज यानी कि वेव जो है वो स्ट्राइक करेगी किसी भी ऑब्स्टेकल पर, तो वो जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी। कैसे? आपको एक यानी कि डायग्राम में एक इनकमिंग रे जो है उसका एंगल देख लें, और जब वो रिफ्रैक्ट कर रही है इनटू द सेकंड मीडियम जो हमारे पास वाटर है, उसमें जो रिफ्रैक्ट करके यानी कि मूव कर रही है उसका एंगल देख लें। इनकमिंग रेज का एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इनटू द सेकंड मीडियम जो हमारे पास वाटर है उसमें जो हमारे पास एंगल है वो थोड़ा सा बेंड हो गया। यानी कि फर्ज कर लें हमारे पास इनकमिंग रे का जो एंगल था वो फर्ज कर लें थोड़ा सा यूं कह लें कि 60 था, और जब वो इनटू द सेकंड मीडियम यानी कि वाटर में मूव करेगी तो हो सकता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाए और 50 का बना दे। कंसेप्ट आप समझें स्टूडेंट्स, यानी कि रिफ्रैक्शन इसको कहते हैं। अब एक बात तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि लाइट की जो स्पीड होती है वेव की, वो इनटू एयर ज्यादा होती है बनिस्बत, यानी कि अगर हम कंपेयर करें इनटू वाटर, इसमें कम होती है लाइट की स्पीड। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। एक तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। दूसरा, हमने स्टूडेंट्स रिपल टैंक में जो हमने वुडन बार रखा था एक प्लेट के ऊपर, जहां पर रख दिया वो उसकी डेप्थ कम कर देगा। जब डेप्थ कम कर देगा वहां पर जब लाइट फॉल करेगी यानी कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना वहां पर प्रोड्यूस होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब इनकमिंग रेज वहां पर फॉल करेगी देन रिफ्रैक्शन का जब फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा एंगल बेंड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। द लास्ट वन हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में हमारे पास ये है डेफिनेशन, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस। ये देखें, शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब ये डेफिनेशन को समझें स्टूडेंट्स गौर से। स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें हमें दिखाया गया है कि एक ए पोर्शन है और एक बी पोर्शन है। हमने दोनों में ऑब्स्टेकल्स लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब ऑब्स्टेकल्स प्लेस आउट करेंगे हम वेव्स को मूव आउट करवाना स्टार्ट करवाएंगे। जब वेव्स स्ट्राइक करेंगी इन ऑब्स्टेकल्स पर तो उनके जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उनसे पास आउट होकर जब अगेन वेव्स जो है हमारे पास फर्दर मूव करेंगी तो वो उसकी डायरेक्शन जो उसके एजेस की वजह से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी सर्कुलर शो होगी। इतनी सर्कुलर शो नहीं होगी लेकिन आपको स्ट्रेट वेव ही शो होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास पार्ट ए जो है पोर्शन है, इसमें ऑब्स्टेकल्स का जो डिस्टेंस है, फासला, वो बहुत ज्यादा है। अब गौर से मेरी बात सुने स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी जो है पोर्शन जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, पार्ट नंबर बी जो पोर्शन उसका बी है, उसमें हमने क्या किया, उनका जो गैप है पहले जो हमारे पास वो ज्यादा था, अब उन जो ऑब्स्टेकल्स का गैप है वो हमने स्मॉल कर देना है। जब हम स्मॉल करेंगे वेव्स को पास आउट करवाएंगे, हम देखेंगे स्टूडेंट्स जब वो वेव्स ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर यानी कि एजिस से स्ट्राइक करेंगी तो वो बेंड हो जाएंगी, स्प्रेडिंग हो जाएंगी वो वाटर वेव्स इनटू द सेम शेप यानी कि सर्कुलर यानी कि सेमी सर्कल शेप हमें दिखाई देगी। तो इसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि वेव जब किसी भी ऑब्स्टेकल से पास आउट करे तो उसका गैप बड़ा होगा, छोटा होगा, तो वो डाइफ्रैक्ट करेगी उसके एजेस और कॉर्नर्स की स्ट्राइक करके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स और जनरेशन ऑफ वेव्स और रिपल टैंक की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई है तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मजीद लेटेस्ट आने वाली वीडियोस शो होती रहें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट टॉपिक का। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।